वर्जीनिया हॉल अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प वाली एक ऐसी अद्भुत महिला जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महिला जासूस के रूप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरुषों के प्रभुत्व वाले उस युग में वर्जीनिया ने रूढ़िवाद को आईना दिखाते हुए यह साबित कर दिया कि एक महिला भी बहुत कुछ कर सकती है। वर्जीनिया हॉल का एक पैर कट चुका था, लेकिन इसके बावजूद वर्जीनिया ने अपनी उस कमजोरी को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। उसने अपने प्रोस्थेटिक लेग के साथ अनेकों गुप्त और खतरनाक जासूसी मिशंस को अंजाम दिए, जिसका नाम उन्होंने कैटबर्ड रखा था। तो आइए जानते हैं विश्व की कुछ गिनी चुनी महिला जासूसों में से एक वर्जीनिया हॉल के बारे में, जिसके संघर्ष और मिशन आज भी बहादुरी के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। वर्जीनिया हॉल का जन्म 6 अप्रैल 1906 को बाल्टीमोर, मैरीलैंड में बारबरा और एडविन हॉल के यहाँ हुआ था। उनका नाम वर्जीनिया उनकी मां बारबरा का मिडिल नेम था। एक युवा लड़की के रूप में उसने ऑल गर्ल्स प्रिपरेटरी स्कूल और रोनाल्ड पार्क सेंचुरी स्कूल से पढ़ाई की, जिसके बाद उसने रेडक्लिफ कॉलेज में और फिर बार्नार्ड के एक प्रतिष्ठित महिला कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उसने फ्रेंच, जर्मन और इटालियन सहित अनेक विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया। अपने माता पिता के सहयोग से वर्जीनिया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूरोप चली गई, जहां उसने डिप्लोमेटिक केयर में काम करने के लक्ष्य के साथ साल 1920 के दशक के अंत में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी में अध्ययन करते हुए कॉन्टिनेंट की बड़ी पैमाने पर यात्रा की। साल 1931 में वर्जीनिया के वारसाव और पोलैंड में अमेरिकन एम्बेसी में काउंसलर सर्विस के लिए कलर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां वर्जीनिया का मुख्य उद्देश्य फॉरेन सर्विसेज में करियर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाना था। वॉरशॉ में सर्विस करते समय वर्जीनिया को जासूसी के क्षेत्र में दिलचस्पी जगी, जहां उसने नाजी जर्मनी के उदय और उससे उत्पन्न खतरे को देखा। अपने देश की रक्षा और सेवा करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर वर्जीनिया ने महसूस किया कि उसका असली उद्देश्य खुफिया कामों में निहित है। लेकिन वर्जीनिया के जीवन में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब साल 1933 में एक शिकार दुर्घटना में उन्हें एक प्रोस्थेटिक लेग मिला, जिसे वो प्यार से कैटबर्ड नाम से पुकारती थी। वास्तव में वर्जीनिया ने एक शिकार के समय गलती से अपने बाएं पैर पर गोली मार ली थी। उस शिकार दुर्घटना के कारण हुई विकलांगता सहित कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वर्जीनिया के साहस की भावना ने उसे एकेडमिक के रूप में आगे बढ़ने और देश की सेवा करने में अपना करियर बनाने के लिए निरंतर प्रेरित किया। उस घटना के बाद डिप्लोमेटिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, जिसके बाद वर्जीनिया ने साल 1939 में स्टेट डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे दिया और वाशिंगटन डीसी लौट आई, जहां उसने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। साल 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरे यूरोप में फैल रहा था, वर्जीनिया उस समय पेरिस में थी। वर्जीनिया के पहले प्रमुख मिशन में कब्जे वाले फ्रांस में घुसपैठ करना शामिल था, जो सख्त नाजी नियंत्रण में था। एक रिपोर्टर के वेश में वर्जीनिया ने रेजिस्टेंस फाइटर्स के साथ संपर्क किया था, जहां उसने ढेर खुफिया जानकारी इकट्ठा की और अनेकों गुप्त अभियानों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाया। तोड़फोड़ और जासूसी में वर्जीनिया की विशेषज्ञता मित्र राष्ट्रों के लिए अमूल्य साबित हुई। उसने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और सप्लाई नेटवर्क्स को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। उसने जर्मन ऑपरेशंस को बाधित किया और प्रतिरोध आंदोलन को मजबूत किया। अपने ऑपरेशंस को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्जीनिया ने पूरे फ्रांस में सुरक्षित घर स्थापित किए। ये सुरक्षित घर रेजिस्टेंस फाइटर्स के लिए आधार के रूप में कार्य करते थे और रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते थे। अपनी कुशलता के माध्यम से वर्जीनिया ने रेजिस्टेंस और मित्र राष्ट्रों के बीच खुफिया जानकारी का सहज प्रवाह सुनिश्चित किया। वर्जीनिया के साहसिक कारनामों पर गेस्टापो का ध्यान नहीं गया। गेस्टापो नाजी जर्मन और जर्मन कब्जे वाली यूरोप की आधिकारिक गुप्त पुलिस थी। इस बल का निर्माण 1933 में हरमन गोरिंग द्वारा प्रेशिया की विभिन्न राजनीतिक पुलिस एजेंसियों के एक संगठन को मिलाकर किया गया था। अपने मिशन के दौरान वर्जीनिया का अनेकों बार गेस्टापो से सामना हुआ, जहां कई बार वो गेस्टापो से बाल बाल बची। एक बार गेस्टापो की कार्यवाही के दौरान वर्जीनिया का पूरा नेटवर्क उजागर हो गया और गेस्टापो ने उस पर कब्जा कर लिया। उस कार्यवाही के बावजूद वर्जीनिया भागने में कामयाब रही और प्रतिरोध का समर्थन करने के लिए एक नया नेटवर्क स्थापित करके उसने अपना मिशन जारी रखा। वर्जीनिया के रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन ने उसे नाजियों का प्रमुख निशाना बना दिया।
उन्होंने अपने अभियानों में उसके द्वारा उत्पन्न महत्वपूर्ण खतरे को पहचानते हुए वर्जीनिया के सिर पर पर्याप्त इनाम भी रखा। वर्जीनिया की पकड़ से बचने और अपने पीछा करने वालों को चकमा देने की क्षमता प्रसिद्ध हो गई थी। जहां वो फ्रांस में युद्ध के प्रयासों में मदद करने के लिए एम्बुलेंस सर्विस में शामिल हुई थी। लेकिन जब नाजीज ने फ्रांस को घेर लिया तब वर्जीनिया उसके एक शहर विची में घायल थी, जिसके बाद वो फ्रांस छोड़कर लंदन चली गई, जहां उसने ब्रिटिश स्पाई ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के लिए काम किया। न्यूयॉर्क पोस्ट के लिए एक रिपोर्टर के कवर का उपयोग करते हुए वर्जीनिया ने विची में 1 वर्ष से अधिक समय बिताया था। साल 1942 में उसने ऑपरेटिव पीटर चर्ची के साथ कुछ मिशन पर काम किया, जिसमें फ्रेंच स्पाई नेटवर्क को मनी और एजेंट्स की डिलीवरी शामिल थी। वर्जीनिया ने मुख्य रूप से टाउलोस, लियोन जैसे शहरों के लिए और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी काम किया। उस दौरान वर्जीनिया का काम पूरी तरह से गोपनीय था, लेकिन वो जल्द ही कब्जा करने वाले जर्मनों के रडार पर आ गई, जिसका कोड नेम लिम्पिंग लेडी यानी लंगड़ाती महिला पड़ा और मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। अपने जासूसी करियर के दौरान वर्जीनिया ने अपना पर्दा बनाए रखने के लिए अनेकों पहचानें अपनाई। उसने दुश्मन ताकतों से अपनी असली पहचान छुपाने के लिए डैने, मैरी, कैमिली जैसे अनेकों कोड नेम का इस्तेमाल किया। अपने रिसोर्स फुलनेस की वजह से और क्विक थिंकिंग के माध्यम से वर्जीनिया ने जासूसी की विश्वासघाती दुनिया को कुशलता से पार कर लिया। वर्जीनिया के सबसे प्रसिद्ध कोड नामों में से एक लिम्पिंग लेडी था। यह नाम उनके प्रोस्थेटिक लेग से लिया गया था, जिससे वो चतुराई से वेश बदलने के लिए प्रयोग करती थी। फ्रांसीसी ग्रामीण इलाकों की खोज करने वाले एक निर्दोष पर्यटक होने का नाटक करके वर्जीनिया ने अनेकों महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्र की और संपर्कों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया। साल 1942 में जर्मनी ने पूरे फ्रांस पर कब्जा कर लिया था और वर्जीनिया को वहां से निकलने की तैयारी करनी थी। लेकिन पेरेनीज से होते हुए भी वर्जीनिया स्पेन पहुंच गई। लेकिन इसी चुनौती को पूरा करने के दौरान उसकी हास्य की भावना बरकरार रही। उसने अपने स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव यानी कि SOE संचालकों को बताया कि उसे उम्मीद है कि कथबार्ट उसके भागने के दौरान उसे परेशानी नहीं देगा। उस समय उसे अवैध रूप से स्पेन में प्रवेश करने के लिए कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी की मदद से उसे रिहा किया गया। उसके बाद लगभग 1 साल तक वर्जीनिया ने मैड्रिड स्थित SOE में काम किया और फिर लंदन लौट आई, जहां उसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के माननीय सदस्य के साथ मान्यता दी गई। SEO के साथ अपना काम पूरा करने के बाद वर्जीनिया का स्पाई करियर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वो इक्विवेलेंट US ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विस और स्पेशल ऑपरेशंस ब्रांच में शामिल हो गए, जहां उसने फिर से फ्रांस जाने की मांग रखी, लेकिन फ्रांस अभी भी नाजियों के कब्जे में था। इसके बावजूद वर्जीनिया की मांग को स्वीकार करते हुए उसे झूठी पहचान और एक कोड नेम के साथ फ्रांस भेज दिया गया। अगले साल वर्जीनिया ने सप्लाई ड्रॉप और सेफ हाउसेस के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की मैपिंग की, जहां उसने मेजर ऑपरेशन जेटबर्ग के साथ काम किया, जहां वर्जीनिया ने व्यक्तिगत रूप से गुरिल्ला वारफेयर और रेजिस्टेंस फाइटर्स को ट्रेंड करने में मदद की और मित्र देशों की खुफिया जानकारी को वापस रिपोर्ट करने का एक निरंतर प्रवाह भेजा, जहां वर्जीनिया का काम युद्ध के अंत तक जारी रहा। सितंबर 1945 में मित्र देशों की सेना द्वारा वर्जीनिया और उसकी टीम को पकड़ने के बाद वर्जीनिया ने रिपोर्टिंग बंद कर दी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लौटने के बाद वर्जीनिया ने फॉर्मर OSS ऑपरेटर पॉल गिलॉट से शादी की। शादी के बाद उनकी जोड़ी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने लगी, जहां वर्जीनिया हॉल एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन गई, जो फ्रेंच पार्लियामेंट्री मामलों की स्पेशलिस्ट थी। जहां वर्जीनिया हॉल और पॉल गिलॉट दोनों को स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन को सौंपा गया था, जहां पूरा CIA डिवीजन सीक्रेट ऑपरेशंस पर केंद्रित था। CIA में 15 सालों तक काम करने के बाद वर्जीनिया हॉल साल 1966 में रिटायर्ड हो गई और अपने पति के साथ ब्रेंसविले, मैरीलैंड चली गई, जिसके ठीक 16 साल बाद 76 साल की उम्र में रॉकविले, मैरीलैंड में उनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन काल में वर्जीनिया हॉल को दुनिया में कुछ सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया, जहां उन्हें न केवल हॉनरी MBE बनाया गया, बल्कि उन्हें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस क्रॉस भी प्राप्त हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका सरकार की ओर से किसी महिला को दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार था। फ्रांसीसियों के कब्जे वाले फ्रांस में उनके काम का सम्मान करने के लिए उन्हें क्रोइक्स डे ग्यूरे से भी सम्मानित किया गया। यह नहीं, उनकी मृत्यु के बाद उनका सम्मान जारी रहा। साल 2006 में उनके 100वें जन्मदिन पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फ्रांसीसी और ब्रिटिश राजदूतों द्वारा उनका स्मरण किया गया। साथ ही उन्हें 2009 में मैरीलैंड वुमेन्स हॉल ऑफ फेम से भी शामिल
किया गया, जो कि अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रभावी और सम्मानित जासूसों में से एक बना हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 में वर्जीनिया का कंट्रीब्यूशन काफी प्रशंसनीय रहा। उन्हें अपनी ब्रेवरी और अचीवमेंट्स के लिए कई प्रशंसाएं और मान्यताएं मिली। उनकी विरासत खुफिया और जासूसी के क्षेत्र में महिलाओं की पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। वर्जीनिया हॉल की करेज, रेजिस्टेंस और अनवेयरिंग डिटर्मिनेशन की अविश्वसनीय कहानी, विपरीत परिस्थितियों में बदलाव लाने की उनकी क्षमता आज भी सबको प्रेरित करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महिला जासूस के रूप में उन्होंने बाधाओं को तोड़ते हुए साबित कर दिया कि लिंग, बहादुरी और वीरता के लिए कोई बाधा नहीं है। वर्जीनिया हॉल की विरासत हमेशा इतिहास में अंकित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो क्या आप इस बहादुर महिला के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।